बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम उसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी दूसरा टॉपिक है और ये दूसरा टॉपिक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जिसका उन्वान है 1973 के आइन के तहत सूबों के फ़राइज़। यानी कल के लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो मेन गवर्नमेंट होती है या जो वफाकी हुकूमत होती है, उस वफाकी हुकूमत के क्या क्या काम होते हैं। आज के लेक्चर में उसी तरह हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि चूँकि किसी भी मुल्क में दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक मरकज़ी हुकूमत होती है और एक सूबाई हुकूमत। तो मरकज़ी हुकूमत के फ़राइज़, उसके काम, उसकी ड्यूटीज़ हमने कल के लेक्चर में पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो दूसरी हुकूमत होती है, जो उस बड़ी हुकूमत के अंडर एक छोटी हुकूमत होती है, जो एक सूबे के लेवल की हुकूमत होती है, उसको आप सूबाई हुकूमत कहते हैं। तो उस सूबे की हुकूमत के क्या क्या फ़राइज़ होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, आपके कॉलेज में आ जाए, जहाँ पर भी आपको लिखने का मौका मिले, तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले ये बताना है कि सूबा किसको कहते हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में तो आपको बता चुका कि किसी भी मुल्क में दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो पहली बड़ी हुकूमत होती है, उसको आप सूबाई हुकूमत कहते हैं, जो पूरे एक सूबे पर मुश्तमिल होती है। उस सूबे में आगे डिवीजन्स होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर उसके नीचे आगे यूनियन काउंसिल्स होती हैं, तहसीलात होती हैं। खैर, वो एक अलग बहस है, वो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम बात समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि सूबा किसको कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में तो आप समझ गए कि सूबा किसको कहते हैं, लेकिन सूबे की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले सूबा की तारीफ़ करनी है। व्हाट इज़ प्रोविंस, डेफिनेशन ऑफ प्रोविंस। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो उर्दू वाले बच्चे हैं, जिनकी पाक स्टडीज़ उर्दू में है, वो ये लिखेंगे कि सूबा किसी मुल्क की इलाकाई, अकाई या इंतज़ामी हिस्सा है जो कई ज़िलों पर मुश्तमिल होता है। यानी एक ऐसा एरिया जो कई डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम एक सूबे का नाम देते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश में पाक स्टडीज़ है, वो ये डेफिनेशन लिखेंगे, अ प्रोविंस इज़ अ टेरिटोरियल यूनिट or administrative division of country that consist of several districts। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने ये डेफिनेशन लिख ली तो उसके बाद अब आप आते हैं कि सूबाई हुकूमत के या सूबों के फ़राइज़ क्या होते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जिस तरीके से आपने कल ये पढ़ा था कि वफाकी हुकूमत की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसे ही आज आप सूबों के फ़राइज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कोई कमो बेश 9-10 पॉइंट आपकी बुक वाले ने लिखे हैं। बाकी आपको इजाफतन रिसर्च करके पूरा बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। आप इसको बेटे नोट कर लीजिए, अपनी बुक अपने सामने रखिए और पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे गवर्नर। पूरे मुल्क का जो सरबराह होता है उसको कहते हैं सदर, प्रेसिडेंट। और एक प्रोविंस का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको गवर्नर कहते हैं। और एक सूबा अपने तमाम तर फ़राइज़, अपने तमाम तर इख्तियारात गवर्नर के नाम से इस्तेमाल कर रहा होता है। और गवर्नर का बुनियादी काम पूरे सूबे के उमूर को तय करना होता है, जैसे प्रेसिडेंट का काम पूरे मुल्क के फ़राइज़ को और उमूर को तय करना होता है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ये जो उमूर तय कर देता है प्रेसिडेंट, उनको अदा करना और तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करना, ये वज़ीर आला का काम होता है। फ़राइज़ की अदायगी, जो उमूर तय किए गवर्नर ने, उनकी परफॉर्मेंस,
उनकी परफॉर्मेंस, और सूबा तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल वो वज़ीर आला के ज़रिए से करता है। मतलब तमाम तर उमूर की अदायगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो वज़ीर आला के ज़रिए हो रही होती है। तीसरा पॉइंट है सूबाई असम्बलियाँ, प्रोविंशियल असम्बलीज़। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप यूँ समझिए कि ये तीनों पॉइंट इंट्रोडक्शन हैं कि सूबे के अंदर जो काम का तरीक़ाकार है वो क्या है, आगे इसके फ़राइज़ शुरू होते हैं। तो यहाँ ज़रा देखिए तीसरा पॉइंट, प्रोविंशियल असम्बलियाँ, इनका बुनियादी काम पूरे सूबे के लिए, अपने अपने सूबे के लिए, पंजाब एक सूबा, सिंध एक सूबा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो हर सूबा अपने पूरे सूबे के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कवानीन बनाता है, सूबाई कवानीन। तो ये सूबाई असम्बलियों का काम होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब हम हिरारकी समझ गए, तरीक़ाकार समझ गए काम का, कि कानून बनाना इनका काम, उमूर तय करना इनका काम, उमूर को अदा करना इनका काम, तो उसके बाद इनके काम शुरू होते हैं। और पहला काम जो सूबाई हुकूमत अदा करती है वो है प्रमोशन ऑफ पीस, अमन व अमान का क़याम। पूरे सूबे के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट रखना, हर एक की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, हर एक को सिक्योरिटी मुहैया करना कि किसी की जान को कोई नुकसान न पहुँचे, किसी की रिस्पेक्ट को कोई नुकसान न पहुँचे, किसी का गरीब का बेटा कमाने के लिए जाए तो वो सही सलामत वालिदा के पास, माँ के पास पहुँच जाए, किसी को खराश तक ना आए, किसी की बुरी नज़र किसी पर ना पड़े, कोई एटमी धमाकों के अंदर उड़ा ना दिया जाए, टारगेट किलिंग में मरवा ना दिया जाए। ये सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना ये सूबाई हुकूमत का अपने सूबे के अंदर बुनियादी काम होता है। अगला है मुआशरती खिदमात, पूरी सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट्स के काम, लाइक एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह के तमाम तर एक्टिविटीज़, उनको सर अंजाम देना भी सूबाई हुकूमत के फ़राइज़ में आता है। अगला पॉइंट है मुआशी तरक्की। मुआशी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर की जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो पूरे प्रोविंस के अंदर रोड्स की कंस्ट्रक्शन है उनको मेंटेन करना, और इस तरह के डेवलपमेंट के जुमला इकदामात जिससे इकोनॉमी मजबूत होती हो, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। अगला है इंतज़ामी उमूर की निगरानी, इन्विजिलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तमाम तरह के इंतज़ामी उमूर उनकी निगरानी करना, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस की निगरानी करना, ये भी सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी में आता है। अगला पॉइंट है सूबाई ख़जाना की निगरानी करना, इन्विजिलेशन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, पूरे सूबे के फाइनेंस के मामलात को देखना, कितना बजट है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस किस शोबे को कितने देने हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, किस तरीके से प्रोविंस को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाना है, लॉस को कैसे ख़त्म करना है, और जो पैसा है, जो फाइनेंस है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलगर्ज फाइनेंस से मुतल्लिक जुमला काम, ये भी उनकी निगरानी करना भी सूबाई हुकूमतों का काम होता है। उसके बाद अगला काम जो सूबाई हुकूमत का होता है वो होता है मुकामी हुकूमतों का क़याम। ये क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इस पॉइंट पर मैंने 2 हेडिंग्स बनवाई हैं, आप अपनी किताब में देख रहे होंगे। तो इस पॉइंट पर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, हर सेंटेंस पर एक अलग हेडिंग है। पहला जो सेंटेंस है उस पर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतों का क़याम। ये क्या होता है अजीज़ तलबा व तालिबात? जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसके नीचे एक छोटी गवर्नमेंट होती है जिसको आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कुछ छोटी छोटी गवर्नमेंट्स होती हैं, लाइक प्रोविंस के नीचे होती है डिविजनल गवर्नमेंट, डिविजनल गवर्नमेंट के नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे होती है तहसील गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट के नीचे होती है यूनियन गवर्नमेंट। ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये जो प्रोविंस के नीचे छोटी छोटी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं मुकामी हुकूमत, और ये छोटी गवर्नमेंट्स कायम करना ये काम भी सूबाई हुकूमतों का होता है। अगला पॉइंट जो इसी सेंटेंस के ऊपर अगली हेडिंग बनेगी वो है एंड ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का खात्मा। पूरे मुल्क से
गरीबों को ख़त्म करना नहीं, पूरे मुल्क से नहीं, सूबे, हम सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो सूबे पूरे से गरीबों को ख़त्म करना नहीं बल्कि गुर्बत को ख़त्म करना, ये सूबाई हुकूमत का काम होता है। जबकि हमारे यहाँ महंगाई, लूट मार, करप्शन और इस तरह के तमाम तर जराइम जो हकीकत में जराइम हैं, वो अलग बात है कि हमारी सोसाइटी में अब इनको जराइम भी तस्वर नहीं किया जाता। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इन तमाम तर इक़दामात की रोकथाम करके गुर्बत को ख़त्म करना, पावर्टी को ख़त्म करना, ये भी सूबाई हुकूमतों का काम होता है। और अगला पॉइंट है वफाक से ताउन, कोऑपरेशन विद फेडरेशन। अजीज़ तलबा व तालिबात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अगला काम होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपस में लिंक्ड रहती है, उधर से हिदायत आती हैं, उनके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन और सूबे के प्रॉब्लम्स को शेयर करना फेडरेशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और आपस में कोऑपरेशन के साथ पूरे मुल्क के वो पूरे मुल्क को लेकर चलते हैं, और इधर वाला सूबा अपने सूबे के मामलात को उनके ताउन के साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है। ये वो पॉइंट्स थे जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। अब इतने से अगर आप बोर्ड में लिख कर आते हैं तो इससे आपको मार्क्स नहीं आते, हम इसमें इजाफी बातें लिखेंगे। अगला पॉइंट है औकाफ का निज़ाम, सिस्टम ऑफ औकाफ। मतलब ये कि तमाम रिलीजियस प्लेसेस को गवर्नमेंट के अंडर कर देना, रिलीजियस प्लेसेस को गवर्नमेंट के अंडर कर देना, इसको कहते हैं औकाफ का निज़ाम। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मसाजिद, बादशाही मस्जिद है, दाता दरबार की मस्जिद है, बाबा फरीद की मस्जिद है, सखी शहबाज कलंदर की मस्जिद है, अलगरज जितने बड़े बड़े मज़ारात या बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाता है। वहाँ पर इमाम भी गवर्नमेंट के पास्ड वो वहाँ पर अपॉइंट होते हैं। इसी तरीके से वहाँ की जुमला एक्टिविटीज़, वहाँ की इनकम, वहाँ के तमाम तर मामलात वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही होती है। तो ये औकाफ का निज़ाम मुकर्रर करना और रिलीजियस प्लेसेस को गवर्नमेंट के अंडर कर देना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है। अगला है बैतुल माल का क़याम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैतुल माल। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले 1992 में कायम हुआ था बैतुल माल का शोबा। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोग अपने ज़कात, सदक़ात और फितराना वगैरह का पैसा जमा करवाते हैं और वो पैसा फिर गरीबों पर ख़र्च किया जाता है। तो हर सूबा ऐसा इदारा कायम करता है जिसको बैतुल माल का नाम दिया जाता है और वो पैसा फिर गरीबों की फलाह पर ख़र्च किया जाता है। इसको कहते हैं कि बैतुल माल का क़याम भी सूबाई हुकूमतों के अंडर आता है। अगला है माहौलियाती आलूदगी से बचाओ, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पूरे सूबे को आलूदगी से बचाना, पूरे सूबे को आलूदगी से बचाना। सर्दियाँ आ रही हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर फोग और स्मोक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस कदर ज़्यादा हो जाएंगी कि लास्ट ईयर भी आपने देखा कि लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे और गुजरांवाला के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे पोल्यूटेड एरियाज़ डिक्लेयर किए गए। अब ये पंजाब है, मेन प्रोविंस है, और यहाँ की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, जबकि उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, दरख्त नहीं लगाए जाते और ऐसे इकदामात नहीं किए जाते जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। जबकि आलूदगी से बचाना ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। अगला है खुराक की फराहमी, प्रोविजन ऑफ फूड। पूरे सूबे में खुराक की कमी ना होने देना, आटा और दिगर खाने पीने की तमाम तर चीज़ें, वेजिटेबल्स भी हैं उसमें, आपका फूड भी है उसमें, चिकन भी है उसमें, सारी चीज़ें जितनी भी हम यूज़ करते हैं उनको आवाम की आबादी के तादाद के मुताबिक फ़राहम करना, ये सारी की सारी सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फिर है जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, दरख्त लगाओ वक्त जगाओ, मुहिम्मात शुरू करना, ट्री प्लांटेशन कैंपेन शुरू करना और करके दरख्त लगाना और जो लगे हुए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। फिर जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक, जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि उनको बढ़ाते चले जाना। अब हमारे यहाँ तो आलम ये हो गया है कि बहुत सारे जानवर और परिंदे बिलखुसूस ऐसे हैं जो हर गुज़रते दिन के साथ नायाब होते जा रहे हैं।
मिल ही नहीं रहे, उनका शिकार बढ़ गया, और शिकार बढ़ा फिर बीमारियां बढ़ गईं, फिर इस तरीके से और दीगर मामलात हुए जिसकी वजह से जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन नहीं हो पा रहा, और आवाम की आबादी जितनी है मुल्क की, उसकी रिक्वायरमेंट को हमारे एनिमल्स, हमारा लाइफ स्टॉक का शोबा पूरा नहीं करता। अगला है ज़रई तरक्की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कैनाल सिस्टम, प्रोविजन ऑफ वाटर, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़, तब मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के ज़राअत के शोबे में किसान को फ़ायदा हो, नुकसान ना पहुँचे। तो ज़रई तरक्की पर तवज्जो देना ये सूबाई हुकूमत का काम। सियाहत का फ़रोग़, प्रमोशन ऑफ टूरिज़म। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, जन्नत है ज़मीन पर, और ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जहाँ से हम अरबों डॉलर सालाना कमा सकते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार मुल्क हैं, नेपाल सबसे बड़ी मिसाल, और दिगर कई मुल्क हैं जिनकी पूरी की पूरी इकॉनमी सिर्फ टूरिज़म पे चलती है, जबकि हमारे पास दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 मौजूद है, मगर इसके बावजूद हमने इस मामले पर तवज्जो नहीं दी, और जिसकी वजह से हम इस मामले जो अल्लाह ने हमें फ्री में चीज़ें दी थी उनको भी हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी इकॉनमी को मजबूत नहीं कर पा रहे। जबकि इस शोबे पर तवज्जो देना, इसकी प्रमोशन करना, एडवर्टीज़मेंट करना, सहूलियात फराहम करना, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, और वहाँ पर ऐसी चीज़ें लाना कि लोग खुद ब खुद चले आएँ, सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आउट ऑफ कंट्री से लोग आएँ और देखें, जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो ये शोबा भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगला है ख़वातीन की तरक्की। डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान में 50% मर्द और 50 या 51% ख़वातीन पाई जाती हैं। तो एक इतना बड़ा सेक्टर है ख़वातीन का, उनकी डेवलपमेंट, उनको एजुकेट करना, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, उन्हें डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल की फैसिलिटीज़ देना, और उनके लिए राहें मुतय्यन करना, और उनको भी मर्दों के बराबर काम करने के ज़राए और मौक़े मुहैया करना, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है। फिर खेलों का फ़रोग़ है, खेलों का फ़रोग़, उसके लिए इक़दामात करना। फिर उसी तरह ज़कात का निज़ाम, अब इस्लामी रियासत है, ज़कात का निज़ाम हमारे मुल्क में प्रैक्टिकली 5 साल चल जाए तो इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए। अभी आका अलैहिस्सलाम ने जब इकॉनमी को मजबूत करने के लिए ज़कात का निज़ाम दिया, तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो पहले खलीफा थे, उनके दौर के अंदर मुसलमानों की इकॉनमी इतनी मजबूत हो चुकी थी, इतनी मजबूत कि आप यूँ समझिए कि 10 साल आका अलैहिस्सलाम मदीना में, और उसके बाद 2 साल 2.5 साल जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना था। तो आप यूँ समझिए कि इब्तदाई जो 8-9 साल थे, उन 8-9 सालों के अंदर इतनी इकॉनमी मजबूत हो गई थी कि ज़कात देने वाले तो मिलते थे मदीना में, मगर ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। यानी इस कदर लोग अमीर हो चुके हुए थे, उनकी इकॉनमी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो चुकी थी, ज़रूरियात आपस में एक जैसा, स्टेटस एक जैसा हो चुका था। तो ज़कात का निज़ाम अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए और हर एक जिस पर ज़कात लागू होती है उससे वसूल कर ली जाए, और उसको सही मानों में विदाउट एनी करप्शन मुल्क के अंदर तकसीम किया जाए और लगाया जाए, तो मुल्क की इकॉनमी मजबूत हो सकती है। ये शोबा भी इसके अंदर आता है। और अगला है उशर का निज़ाम। उशर क्या होता है? ये लफ्ज़ है आशारा से, आशारा मीन 10% जो किसान होते हैं, फार्मर्स, वो जब क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं, जब वो फसलों को काश्त करते हैं, तो उनकी पैदावार आ गई, प्रोडक्शन आ गई, प्रोडक्शन में से टोटल जो प्रोडक्ट, उसमें से 10% अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना, इसको क्या कहते हैं? उशर। तो किसानों से उशर का निज़ाम, उशर वसूल करना, उसको फिर प्रॉपर गरीबों तक पहुंचाना, उसकी आने वाली इनकम को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, सोशल वेलफेयर के कामों पे लगाना, इससे ये काम भी सारे का सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। और आखिरी पॉइंट है नौजवानों की तरक्की। ये जितने पॉइंट आपके सामने लिखे, ये ऐसे ही नहीं, ये बड़ी रिसर्च के बाद, पढ़ने के बाद, तलाश करने के बाद ये आपके सामने रखे हैं। नौजवानों की तरक्की, उनके रोज़गार पर तवज्जो देना,
उनको टेक्निकल एजुकेशन देना, उनको साइंस और मेडिकल की तरफ लेकर आना, उनके लिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाना, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके लाना, उनको आसान स्कीम्स के ज़रिए गाइड करके मुफीद शहरी बनाना और उनको इस काबिल बनाना कि वो अपनी और मुल्क की मईशत में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके, ना कि वो ख़ुद भी बोझ हों और मुल्क की इकॉनमी पर भी बोझ हो। नहीं, 60% हमारे मुल्क में नौजवान हैं, मगर बदकिस्मती से जिस मुल्क में इतने नौजवान मौजूद हों वहाँ पर बेरोज़गारी का रोना रोया जाए, वहाँ पर हालात का रोना रोया जाए, मुकद्दर की बात की जाए, तो याद रख लें कि ये सब चीज़ें इसलिए हैं, फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, मायूसी इसलिए है कि उनके सामने कोई गाइडलाइन ही मौजूद नहीं है। यही वजह है कि कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कर्जा स्कीमें दे देते हैं जो करप्शन की नज़र हो जाती हैं, भीख मांगने पर इस कौम को मजबूर किया जाता है, जबकि नौजवान भीख मांगने के लिए नहीं होते, वो तो मुर्दा कौमों को ज़िंदा कर देते हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो नौजवान अगर बासलाहियत हो जाएं तो डेफिनेटली सूबा क्या, फिर सूबे मजबूत होते हैं, साथ मुल्क डेफिनेटली तरक्की करता चला जाता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये वो अहम ड्यूटीज़ हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आपको लॉन्ग आएगा, पहले आपने तारीफ़ लिखनी है, फिर आपने फ़राइज़ और फिर इजाफी जो पॉइंट्स आपको दिए हैं ये आपने मुकम्मल इनको नोट भी कर लें, इनको आपने छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैंने समझाई है उन्हीं को अपने लफ्ज़ों में बयान कर दें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।